नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज समर सिन्हा की शादी के जश्न का माहौल उसके घर के आसपास के एरिया में गरमाया हुआ था। समर की शादी में उसकी माँ गंगा देवी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उसकी शादी में अपने सारे अरमान पूरे कर लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने कॉलोनी से लेकर चौक चौराहे तक को रंग बिरंगी लाइटों से सजवाया था। हर एक गली में झालरें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा के बेटे की शादी हो रही है। सभी के होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, समर सिन्हा। वैसे तो सिन्हा परिवार बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन वह अपने संस्कार और इज्जत के द्वारा हर एक व्यक्ति के दिलों पर राज करने वाला आदर्श परिवार बना हुआ था। उस घर की सबसे बुजुर्ग और केंद्र बिंदु थी समर की माँ गंगा देवी सिन्हा। गंगा देवी ने अपने दोनों बच्चों को कठिन परिश्रम और त्याग करके पाला पोसा था। उनके पति की मृत्यु असमय हो जाने के कारण वह टूट सी गई थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, न ही खुद झुकी और न ही अपने बच्चों को झुकना सिखाया। उन्होंने अपने आंसू छुपाकर बेटे बेटियों के लिए हिम्मत की ढाल ओढ़ ली। आज वही गंगा देवी अपने बेटे समर को दुल्हन के साथ 7 फेरे लेते हुए देख रही थी। उनकी आंखें नम थी, होठों पर मुस्कान थी। यह पल उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। रिश्तेदारों से घर गुलजार था। कोई मामा चाचा डीजे पर थिरक रहा था, तो कोई रिश्तेदार मिठाई के डिब्बे खोल खोल कर सबको बांट रहा था। हवेली के आंगन में खुशी की गूंज थी। दुल्हन भी आ चुकी थी। उसका नाम था संध्या। संध्या खूबसूरत, पढ़ी लिखी और डॉक्टर के पेशे में कामयाब थी। उसके आने से समर का जीवन और भी ज्यादा संवर गया था। उसकी निगाहें उसी पर थी। चमचमाते लाल जोड़े में जब वह मंडप पर बैठी तो लगा मानो कोई तारा धरती पर उतर आया हो। लेकिन अक्सर चमक दमक के पीछे छुपा अहंकार दिखाई नहीं देता। शादी के अगले दिन घर में संध्या की मुंह दिखाई की रस्म थी। हर कोई नई बहू को देखने और उसे आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक था। बड़ी मामी, बुआ, चाची सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। गंगा देवी ने धीरे से अपनी बेटी सोनाली से कहा, बिटिया जाकर अपनी भाभी को बोल दो कि मेहमान आ गए हैं। उसे अच्छे से सज धज कर आने को कहना। सोनाली मासूम मुस्कान के साथ भाई की नई दुल्हन के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी अचानक कमरे से संध्या तेज कदमों से बाहर आई। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। लोगों की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जहां हर कोई उम्मीद कर रहा था कि नई बहू भारी साड़ी और गहनों में सजी होगी, वहीं संध्या जींस और टॉप में खड़ी थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे ये क्या, नई बहू तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां भी ना। गंगा देवी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उन्होंने संभालने की कोशिश की और प्यार से कहा, बेटा जाकर साड़ी पहनकर आओ। मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। लेकिन संध्या का जवाब सबके दिल को चीर गया। उसने तीखे लहजे में कहा, माँ जी, मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं आप? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई आप जैसी गंवार नहीं जो 5 मीटर की साड़ी लपेटकर घूमूं। इतनी गर्मी में कोई कैसे साड़ी पहन पाएगा? हम लोग मॉडर्न हैं, जींस टॉप पहनते हैं। वैसे भी आप गांव से आई हैं ना, तभी आपकी सोच इतनी पुरानी है। यह सुनकर मेहमानों के होश उड़ गए। गंगा देवी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। उनका गला रूंध गया। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। बेचारी गंगा, कैसी बहू मिली है इसे। लेकिन गंगा देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे गर्मी बहुत है ना, इसलिए बहू ने कपड़े बदल लिए। चलो कोई बात नहीं, रस्म ऐसे ही कर लेते हैं। वह अंदर से टूटी थी, मगर घर की इज्जत बचाने के लिए
अपनी तकलीफ छुपा ली। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इस घर की खुशियों पर ऐसा तूफान आने वाला है जिसे सोचकर ही दिल कांप उठे। शादी के अगले दिन ही सुबह घर में हलचल थी। आंगन में धूप की किरणें उतर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अनकहा बोझ पसरा था। आज घर में नई बहू संध्या की पहली रसोई की रस्म थी। गंगा देवी सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। उन्होंने चुपचाप खीर बनाकर रख दी थी, यह सोचकर कि अगर बहू को खाना बनाने में परेशानी हो तो वे मदद कर देंगी। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कल मुंह दिखाई के समय जो अपमान सहना पड़ा, वही आज फिर न हो जाए। उसी बीच सोनाली उत्साह से भरी अपनी भाभी के कमरे की ओर दौड़ी। उसकी मासूमियत चेहरे पर झलक रही थी। भाभी, माँ ने आपको किचन में बुलाया है। आज आपकी पहली रसोई है। और हाँ, जब आप पकौड़े और चाय बना लें तो मेरे लिए भी बनाना। मेरी सहेलियाँ आएंगी, उन्हें भी खिलाना है। सोनाली की बातें मासूमियत से भरी थी, मगर संध्या को ये सब नागवार गुजरा। वह भड़क उठी। ननद जी, जिसे चाय पकौड़े खाने हैं वो अपने हाथ पैर चलाकर खुद बना ले। मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ रस्म निभाने के लिए किचन में जा रही हूँ। और हाँ, ध्यान रखना, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। तुम जैसी साधारण लड़की नहीं हूँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का स्तर मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम तो मुश्किल से 4,000 की नौकरी कर पाओगी, जबकि मेरा पैकेज लाखों में है। यह घर मेरे और समर के पैसों से चलेगा, तुम्हारे दम पर नहीं। सोनाली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने तो बस मजाक में कहा था। लेकिन संध्या ने उसे घूर कर देखा और दरवाजा बंद कर लिया। सोनाली अपने कमरे में चली गई। आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसका मन चीखना चाहता था, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसकी चुप्पी पूरे घर पर भारी पड़ रही थी। आखिरकार संध्या किचन में पहुंची। उसने खीर का बर्तन देखा जो गंगा देवी पहले ही बना चुकी थी। बस कड़छी घुमाई, थोड़ी चीनी और मेवे डाले और सोचा, बस रस्म पूरी हो गई। जब मेहमानों को खीर परोसी गई तो सबने बहू से उम्मीद जताई कि वह पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। लेकिन संध्या ने सबके सामने फिर से कह दिया, माँ जी, आपने मुझे कोई पुराने जमाने की बहू समझ रखा है क्या? इतने लोगों के पैर छूने से मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। मेरे पैकेज का पता है ना आपको। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। वहाँ सन्नाटा छा गया। मेहमानों की खुसुर फुसुर शुरू हो गई। गंगा देवी की किस्मत खराब है। इतनी पढ़ाई करके भी बहू में संस्कार नहीं। गंगा देवी का दिल टूट रहा था, मगर उन्होंने फिर मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, रस्म तो बस निभाने के लिए होती है। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे दर्द का सागर छुपा था। शाम को संध्या एक रिश्तेदार की पार्टी में गई। वहां भी उसने साड़ी पहनने से इनकार कर दिया और सबके सामने कहा, मैं मॉडर्न हूँ, ये सब पुराने रीति रिवाज मेरे बस के नहीं। लोगों की निगाहें सीधे गंगा देवी पर टिक गई। उन्हें लगा जैसे उनके सीने पर पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर उनकी आंखें नम हो गई। उस रात जब सब सो गए, गंगा देवी अकेली आंगन में बैठी थी। चांदनी उनके आंसुओं में झलक रही थी। दिल में सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच मैं इतनी गलत हूँ या वक्त बदल गया है और मैं पीछे रह गई हूँ? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी असली पहचान को दुनिया के सामने लाने वाले हैं, और वही दिन उनकी बहू की आंखों का पर्दा भी फाड़ देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब सो गए थे, मगर गंगा देवी के कमरे में नींद कहीं भटक गई थी। खिड़की से आती चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखें बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ? क्या मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पहचान अब किसी को याद भी है? वह बिस्तर पर नहीं सो रही थी।
उनके मन की किताब के पन्ने एक एक कर खुल रहे थे। सालों पहले की बात थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा सा हॉल, जहां वे प्रोफेसर गंगा देवी वर्मा के नाम से जानी जाती थी। उनके लेक्चर में स्टूडेंट ताली बजाते, नोट्स बनाते और हर कोई कहता, गंगा मैम के बिना पढ़ाई अधूरी है। गंगा देवी सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, बल्कि बच्चों को जिंदगी जीने की राह दिखाती थी। कई गरीब बच्चों की फीस उन्होंने अपनी जेब से भरी थी। कितनी ही बार खुद भूखी रहकर स्टूडेंट के लिए किताबें खरीद कर दी, लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। समर उस समय सिर्फ 15 साल का था और सोनाली 12 साल की। दोनों की आंखों में डर और खालीपन था। उस दिन से गंगा देवी ने ठान लिया कि चाहे अपनी पहचान ही क्यों न खोनी पड़े, मगर बच्चों की परवरिश से समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और लखनऊ आ गई। बूढ़े ससुर बीमार थे, उन्हें देखभाल की जरूरत थी। घर चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कई बार अपने आंसू छुपाकर हिम्मत का नकाब पहन लिया। उनकी हर रात दर्द में गुजरी, मगर हर सुबह बच्चों के चेहरे देखकर वह फिर जी उठती। आज वही माँ जिसने दूसरे के बच्चों को काबिल बनाया, अपने ही घर में अनपढ़ कहलाई। संध्या को इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। सुबह का समय था। समर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि माँ चुपचाप बैठी है। माँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मगर उनके शब्दों की थरथराहट समर के दिल को चीर गई। वहीं दूसरी ओर संध्या अपने मोबाइल पर हंसते बतियाते दोस्तों को बता रही थी, यार मेरी सास तो बिल्कुल देहाती है, जरा जरा सी बात पर संस्कार और परंपरा का राग अलापती रहती है। आजकल कौन साड़ी और पल्लू संभालता है भला? सच कहूँ तो मुझे तो शर्म आती है उन्हें अपनी माँ कहने में। ये शब्द सुनकर समर का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, संध्या, शब्दों का वजन बहुत भारी होता है। मेरी माँ ने जो सहा है वो तुम सोच भी नहीं सकती। जिस इज्जत से तुम आज जी रही हो, उसकी नींव उन्हीं के त्याग से बनी है। संध्या ने हंसकर कहा, ओह प्लीज समर, मुझे लेक्चर मत दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने ट्यूशन पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। मेरा स्तर अलग है। उसके शब्द जैसे पत्थर बनकर समर के दिल पर गिरे। वह चुप हो गया, क्योंकि पति का सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि उसे माँ और पत्नी के बीच दीवार बनना पड़ता है। दूसरे कमरे से सोनाली माँ की आंखों की नमी देख रही थी। उसने आकर माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आपने हमेशा दूसरों की मदद की, मगर आज आप ही अकेली पड़ गई। काश भाभी को आपके असली रूप का पता चल पाता। गंगा देवी ने बेटी के आंसू पोंछ दिए। बिटिया, हर किसी को सच जानने का वक्त खुद ब खुद आता है, बस हमें धैर्य रखना होगा। उनके शब्दों में गहरी थकान थी, मगर एक अटूट विश्वास भी था। उस रात आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन हवेली के आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा था। किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द ही किस्मत घर का नक्शा बदलने वाली है, और वह भी ऐसे कि संध्या का घमंड चूर चूर हो जाएगा। शाम का समय था। हवेली में हल्की रौनक थी। समर ऑफिस से लौट चुका था और संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलने की प्लानिंग कर रही थी। उसने अपने ममेरे भाई महेंद्र पाल को फोन किया था। भाई, शाम 5 बजे मिलते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। समर भी आएगा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। महेंद्र दुबई से आया था, कामयाब बिजनेसमैन, सूट बूट में हमेशा चमकता हुआ। संध्या गर्व से कहती थी, देखो मेरे भाई की लाइफ स्टाइल देखो। हमारे घराने का स्तर ही कुछ और है, लेकिन किस्मत ने तय किया था कि ये मुलाकात रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि हवेली के दरवाजे पर ही होगी। अचानक डोरबेल बजी। सोनाली दौड़कर दरवाजा खोलने गई। सामने खड़ा था एक स्मार्ट सूटेड बूटेड नौजवान, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक। जी, आप कौन? सोनाली ने पूछा।
वह मुस्कुराया। मैं महेंद्र पाल हूँ, संध्या का भाई, दुबई से आया हूँ। सोनाली ने तुरंत कहा, अरे आइए, अंदर आइए। उसी वक्त गंगा देवी किचन से बाहर आई। उन्होंने जैसे ही महेंद्र को देखा तो बस औपचारिक मुस्कान दी। बेटा बैठो, संध्या अभी आती होगी। लेकिन अगला पल सभी के लिए हैरान कर देने वाला था। महेंद्र अचानक उठकर तेजी से गंगा देवी के पास गया और उनके पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। मैम, आप यहाँ? मैं तो आपको सालों से ढूंढ रहा था। आज आपको पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मिल गई हो। गंगा देवी हक्का बक्का रह गई। बेटा, तुम कौन हो? महेंद्र पाल ने रोते हुए कहा, मैम, मैं महेंद्र पाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका पुराना स्टूडेंट। याद है, मेरे पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, किताबें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। अगर आपने अपनी सैलरी से मेरी फीस न भरी होती, मुझे मुफ्त में क्लास न दी होती, तो मैं आज कुछ भी न होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनाली की आंखें चमक उठी। समर दरवाजे से यह दृश्य देख रहा था और गर्व से भर गया। लेकिन तभी संध्या अंदर आई। उसने देखा कि उसका भाई महेंद्र उसकी सास के पैर छू रहा है और उन्हें मैम कह रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। महेंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरी सास है, अनपढ़, देहात गांव से आई हुई है। इन्हें मैम क्यों कह रहे हो? महेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, संध्या, तुम चुप रहो। तुम जानती भी हो ये कौन है? ये गंगा देवी सिन्हा मैम हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे सम्मानित प्रोफेसर। इन्होंने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बनाई। मैं तो बस एक उदाहरण हूँ। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल धड़कने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ जी प्रोफेसर? लेकिन आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? गंगा देवी शांत खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज बहुत ही स्थिर। बेटा, मैंने कभी चाहा ही नहीं कि मेरी पहचान मेरे परिवार से बड़ी बने। मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरी असली डिग्री हैं। लेकिन तुमने मुझे कभी सुनने का मौका ही कहाँ दिया? संध्या का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने कल की तस्वीरें घूमने लगी। वो पल जब उसने सबके सामने अपनी सास को गंवार कहा था। वो वक्त जब उसने पहली रसोई की रस्म में उनका मजाक उड़ाया था। वो लम्हा जब उसने अपने ही रिश्तेदारों के बीच उन्हें अनपढ़ कहकर नीचा दिखाया था। अब सच सामने था। जिसे वो कम समझ रही थी, वही पूरे समाज में सम्मानित थी। संध्या का अहंकार दरकने लगा, मगर अभी भी अंदर कहीं उसे यकीन नहीं हो रहा था। कमरे का माहौल ऐसा था कि हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तूफान उठ रहा था। अब कहानी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द यह सच पूरे समाज के सामने उजागर होने वाला था। सुबह का समय था, 5 सितंबर की तारीख, यानी टीचर्स डे। लखनऊ की हवेली में सामान्य सा सन्नाटा था। कल रात की बातें अभी भी सबके दिलों पर बोझ बनी हुई थी। संध्या अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। महेंद्र की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। ये गंगा देवी वर्मा मैम हैं, मेरी जिंदगी बनाने वाली। उसका दिल बार बार कह रहा था कि ये सब एक भ्रम है। नहीं, मेरी सास इतनी बड़ी प्रोफेसर नहीं हो सकती। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनाली दौड़कर दरवाजा खोलने गई। बाहर खड़े थे कुछ लोग, हाथ में बुके, मिठाई और गिफ्ट पैक, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। नमस्ते, क्या यही गंगा देवी वर्मा का घर है? हाँ, आप कौन? सोनाली ने चौंक कर पूछा। हम उनके पुराने स्टूडेंट्स हैं। आज टीचर्स डे है तो सोचा अपनी मैम को शुभकामनाएं दें। इतना सुनते ही गंगा देवी बाहर आई। उन्हें देखते ही सभी लोग भावुक हो गए। एक लड़की ने उनके पैर पकड़कर कहा, मैम, अगर आप न होती तो मैं कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती।
आपने मेरे लिए कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलाई थी। दूसरे लड़के ने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैम, आज मैं जो कुछ हूँ, जो एक सफल डॉक्टर हूँ, ये सब आपके कारण ही है। आपने मुझे क्लास के बाद घंटों बैठाकर पढ़ाया। मैं कभी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। गंगा देवी की आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। असली मेहनत तुम लोगों ने की है। लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने एक स्वर में कहा, नहीं मैम, आप सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि हमारे लिए माँ जैसी हैं। यह सब सुनते सुनते संध्या दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने देखा जिन्हें वह कल तक अनपढ़ कहकर अपमानित कर रही थी, आज वही उसकी सास समाज के लिए गुरु और माँ की तरह सम्मान पा रही थी। उसके होंठ कांपने लगे, दिल धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी आंखों के सामने। एक स्टूडेंट ने बुके देकर कहा, मैम, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी थी। हम आज भी हर साल आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। संध्या का घमंड जैसे बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसकी आंखें भर आई, मगर अभी भी उसने किसी तरह खुद को संभाला। इतना सम्मान मिलने के बाद भी गंगा देवी के चेहरे पर घमंड नहीं था। वे बस मुस्कुराई और सबको आशीर्वाद देती रही। बच्चों, मैं तो अब इन सब रस्मों रिवाज में व्यस्त हो गई थी, लेकिन यह देखकर दिल को सुकून मिला कि तुम सब ने मुझे याद रखा। उनकी विनम्रता सुनकर संध्या के भीतर जैसे हजारों तीर चुभ गए। वह सोचने लगी, मैं कितनी अंधी थी। मैंने जिनके पैरों तले अपनी सास की इज्जत रौंदी, आज वही दुनिया उन्हें सिर पर बैठा रही है। स्टूडेंट्स जब चले गए तो घर के आंगन में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। समर और सोनाली गर्व से माँ की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन संध्या, उसके चेहरे पर अपराध बोध की परछाइयाँ थी। उस रात वह करवटें बदलती रही। दिल कह रहा था, काश मैंने माँ जी की बातें सुनी होती, काश मैं उन्हें कम ना आका होता। लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह खुद से कह रही थी, ठीक है, माँ जी पहले प्रोफेसर रही होंगी, लेकिन अब तो वो घर में ही है। उनकी पहचान, उनकी इज्जत अब कहाँ है? संध्या ने सोचा कि शायद ये सब महज एक इत्तेफाक ही है, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्दी ही ऐसा पल आने वाला है जो उसके हर तर्क, हर अहंकार को जड़ से हिला देगा। टीचर्स डे वाला दिन गुजर चुका था, लेकिन उसकी गूंज पूरे घर में बाकी थी। हर कोई गंगा देवी पर गर्व कर रहा था। बस एक चेहरा था जो अब भी कसमसा रहा था, संध्या। संध्या रात का खाना खत्म हो चुका था। समर चुपचाप माँ के बगल में बैठा था। सोनाली माँ के पैरों की मालिश कर रही थी। गंगा देवी बार बार कह रही थी, बिटिया रहने दे, तेरे हाथ थक जाएंगे। लेकिन सोनाली की आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, काश दुनिया देख पाती कि आपने हमारे लिए कितना कुछ सहा है। आप मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। मैं जानती हूँ भाभी आपको कम समझती है, लेकिन मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहती हूँ। उसके शब्द सुनकर समर का गला रूंध गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वह बोला, सोनाली सच कह रही है माँ, आपने जो त्याग किया है उसका कोई मोल नहीं। मगर आज आपकी ही बहू आपको अनपढ़ कहती है। मैं पति होने के नाते चुप रहता हूँ, लेकिन बेटे होने के नाते मेरा दिल चीख पुकार कर रोता है। गंगा देवी ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बेटा, इंसान का मूल्य उसकी डिग्री या पैसे से नहीं होता। समय आने दो, संध्या भी यह समझ जाएगी। यह सब बातें संध्या दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर दिल का घमंड अभी भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। वह अंदर आई और ताना मारते हुए बोली, वाह, यहाँ माँ, बेटी और बेटा मिलकर मेरा कोर्ट लगा रहे हैं। देख लीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं कोई पुराने जमाने की बहू नहीं कि हर वक्त सिर झुकाकर चलूं। और माँ जी, आपको स्टूडेंट्स ने याद कर लिया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अब आप प्रोफेसर नहीं हैं, बस
घर संभालती हैं। असली काम तो मेरा है, जो लाखों कमाकर इस घर का नाम रोशन कर रही हूँ। यह सुनकर समर का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, संध्या, क्या तुम जानती हो, जब पापा का निधन हुआ था तब माँ ने हमें भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने अपनी पहचान छोड़कर ट्यूशन पढ़ाए, हमें कपड़े और किताबें दिलाई। अगर वो न होती तो आज न मैं इंजीनियर होता, न तुम मेरी पत्नी। इस घर की नींव माँ के त्याग पर टिकी है और तुमने उन्हीं को अपमानित कर दिया। संध्या चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में फिर भी जिद चमक रही थी। ठीक है समर, तुम अपनी माँ को देवी समझो, लेकिन मेरे लिए कामयाबी वही है जो दिखती है। बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, संस्कार और त्याग से कभी किसी का पेट नहीं भरता। सोनाली ने पहली बार अपनी भाभी की ओर सीधे देखा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आवाज दृढ़। भाभी, अगर माँ ने पैसे और कामयाबी ही सोची होती तो आज न हम होते न यह घर होता। आपने उनके बलिदान को समझा ही नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद अपने शब्दों पर रोएंगी। संध्या ने उसकी बात पर हंसी उड़ाते हुए कहा, देखते हैं सोनाली, देख लेते हैं। गंगा देवी ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। बस बेटा, झगड़ा मत करो। हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उस रात घर की दीवारों पर खामोशी चिपक गई। समर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, माँ और पत्नी के बीच फंसकर मैं टूट रहा हूँ, लेकिन कब तक मैं अपनी माँ के आंसू देखता रहूं। सोनाली बालकनी में आसमान की ओर देख रही थी। उसके दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, हे भगवान, एक दिन भाभी को माँ की असली पहचान जरूर दिखाना। और संध्या, वह आईने के सामने खड़ी खुद से कह रही थी, मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, पैसा है। यही असली ताकत है। उसे नहीं पता था कि किस्मत अब उसके सामने ऐसा आईना रखने वाली थी जिसमें उसका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा और वह वही इंसान बन जाएगी जिसे उसने कभी नीचा समझा था। कुछ ही दिनों बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बड़ा रीयूनियन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पुराने प्रोफेसरों और महान शिक्षकों को बुलाया जा रहा था। संयोग ऐसा हुआ कि उनमें नाम शामिल था प्रोफेसर गंगा देवी वर्मा का। समर और सोनाली बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब इन सब बातों का क्या मतलब है? मैंने तो पढ़ाना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। सोनाली ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी गर्व का पल है। आज लोग आपको देखेंगे और हमें गर्व होगा कि हम आपकी संतान हैं। आखिरकार गंगा देवी तैयार हुई। सफेद साड़ी में साधारण सी दिखने वाली ये महिला जब ऑडिटोरियम में पहुंची तो बहुतों ने उन्हें पहचान लिया। कार्यक्रम शुरू हुआ। एक एक करके प्रोफेसरों का परिचय दिया जा रहा था और अब मंच पर आमंत्रित की जा रही थी वो महान शिक्षिका जिन्होंने अपनी जिंदगी शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित कर दी, प्रोफेसर गंगा देवी वर्मा। ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। छात्रों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्टेज पर फूलों की माला पहनाई गई, शॉल ओढ़ाया गया। एक छात्र ने भावुक होकर कहा, मैम, अगर आप न होती तो मैं कभी आईएएस अफसर न बन पाता। आपने मुझे वो किताबें दी जिनके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी छात्रा बोली, मैम, आपने कहा था कि इंसान की गरीबी उसकी पढ़ाई की राह में रुकावट नहीं बन सकती। आज मैं एक सफल डॉक्टर हूँ और यह सब आपके शब्दों की ताकत से हुआ। हर शब्द गंगा देवी के लिए सम्मानित था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर विनम्र मुस्कान। दर्शकों की लाइन में बैठी संध्या यह सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस महिला को उसने गंवार कहा, अनपढ़ समझा, आज वही स्टेज पर खड़ी होकर पूरे सभागार से तालियां पा रही थी, सम्मान पा रही थी। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक घूमने लगे।
मुंह दिखाई में सास का अपमान, पहली रसोई में ताने, रिश्तेदारों के सामने नीचा दिखाना। उसकी सांसें रुकने लगी, आंसू गालों से बह निकले। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपनी ही सास, जो समाज की इतनी बड़ी हस्ती है, उन्हें अपमानित कर दिया। आसपास बैठे लोग फुसफुसा रहे थे, देखो तो, यही तो गंगा देवी की बहू है जिसने इन्हें घर में अपमानित किया। बेचारी गंगा कितनी विनम्र है और बहू कितनी घमंडी निकली। संध्या का सिर शर्म से झुक गया। उसे लगा जैसे पूरा सभागार उसकी ओर उंगली उठा रहा हो। जब कार्यक्रम खत्म हुआ और गंगा देवी मंच से उतरने लगी, अचानक संध्या दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और कहा, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको अनपढ़ समझा, अपमानित किया, लेकिन आप तो मेरी सोच से भी ऊंची निकली। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। गंगा देवी ने रोते हुए बहू को उठाया और कहा, बेटा, इंसान से ही गलती होती है। असली इंसान वही होता है जो गलती मानकर उसे सुधार ले। पर याद रखना, कभी किसी को छोटा मत समझना। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है। यह सुनकर सभागार तालियों से गूंज उठा। संध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका घमंड टूट चुका था। कार में लौटते हुए संध्या चुप थी, बार बार अपनी सास की ओर देखती और सिर झुका लेती। समर ने उसका हाथ थाम कर कहा, संध्या, देख लिया ना, मेरी माँ सच में अनमोल है। आज से उन्हें सिर्फ माँ नहीं, गुरु मानना। संध्या ने कांपती आवाज में कहा, समर, आज मुझे समझ में आया कि पैसा और डिग्री इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि संस्कार और त्याग ही असली ताकत है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पश्चाताप दिखाई दे रहा था। उस रात हवेली का माहौल अलग ही था। घर की दीवारों पर वही सजावट थी, लेकिन अब दिलों के भीतर रोशनी जल चुकी थी। संध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती, ये कैसी औरत हूँ मैं, जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया। मैं उसी माँ का अपमान करती रही। मैंने अपनी डिग्री और नौकरी पर इतना घमंड किया कि इंसानियत को ही भूल गई। धीरे धीरे वह उठी और गंगा देवी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला था। माँ अंदर अपने पुराने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स को कपड़े में लपेट रही थी। शायद उन्हें डर था कि कहीं इन चीज़ों को देखकर फिर से घर में कड़वाहट न आ जाए। संध्या अंदर गई, उनके पैरों में गिर पड़ी और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको हर पल चोट पहुँचाई, आपको अनपढ़ कहा, आपकी इज्जत सबके सामने रौंदी और आप चुपचाप सहती रहीं। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि असली पढ़ाई डिग्रियों से ही नहीं, बल्कि संस्कारों से होती है। माँ जी, मुझे अपनी बेटी मानकर माफ़ कर दीजिए। गंगा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने संध्या को उठाया और सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं तो पहले दिन से ही चाहती थी कि तुम मुझे माँ समझो और मैं तुम्हें बेटी। तुम्हारा घमंड तुम्हें रोक रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारा दिल बदल गया है तो समझ लो कि मेरे त्याग सफल हुए। सुबह का समय था। हवेली में चहल पहल थी। समर और सोनाली दोनों बहुत खुश थे। संध्या अब बदल चुकी थी। वह खुद किचन में गई, चाय पकौड़े बनाए और सबके सामने प्लेट रख दी। माँ जी, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए हैं। आज जब वे आएंगे तो मैं खुद अपने हाथों से उन्हें खिलाऊंगी। गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरी बहू है। सोनाली दौड़कर संध्या को गले लगा बैठी। भाभी, अब हमारा घर सच में स्वर्ग बन गया। उसी दिन महेंद्रपाल भी उनके घर आया। उसने गंगा देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैम, मैं आपकी बेटी सोनाली का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने उसे वही संस्कार दिए हैं जो आपने हमें दिए थे। गंगा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं तुझे अपने बेटे की तरह मानती हूँ और सोनाली को तुझे सौंप कर मुझे गर्व होगा। घर तालियों
और हंसी से गूंज उठा। अब हवेली का हर कोना खुशियों से भर गया था। जहाँ पहले तनाव और ताने थे, अब वहाँ हंसी और अपनापन था। संध्या अब सचमुच बदल चुकी थी। वह सास के हर काम में हाथ बटाती, सोनाली को पढ़ाई में मदद करती और समर के साथ मिलकर घर को खुशियों से सजाती। कई बार वह खुद कहती, माँ जी, आप सिर्फ समर और सोनाली की ही माँ नहीं, अब आप मेरी भी माँ हैं और मैं वादा करती हूँ कि अब आपके त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। गंगा देवी मुस्कुराती और सोचती, भगवान का शुक्र है आज मेरा परिवार पूरा हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डिग्री, नौकरी और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते। इंसानियत, विनम्रता और बड़ों का सम्मान ही असली संपत्ति है। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सच्चाई और संस्कार के आगे हमेशा झुक ही जाता है। हवेली की वही दीवारें जो कभी आंसुओं से भीगती थी, अब हंसी से गूंज रही थी। और गंगा देवी, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं होती, बल्कि जिंदगी बनाने वाली भी होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।